पिछले 15 सालों में जम्मू संभाग में कितने लोग जमीनों की वजह से अमीर बने हैं, इसकी जानकारी जुटाना अगर जम्मू कश्मीर पुलिस शुरू करे तो यकीन मानिए पेंडोराज बॉक्स जो है वो खुलेगा। और जम्मू कश्मीर पुलिस को यह भी पता चलेगा कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के आदेश पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ था, तो उस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में जो पत्थरबाजी हुई थी मलिक मार्केट में, उसके पीछे ब्रेन चाइल्ड किसका था, दिमाग किन लोगों का था, ये सारी बातें जम्मू कश्मीर पुलिस को पता चलेंगी। अवतार सिंह, मैं आज उनकी वीडियो देख रहा था, किसी एक चैनल पर उन्होंने अपना वो वीडियो भी डाला है जिस वीडियो में उनका सर फटा हुआ है, उनके सर से खून आ रहा है और वो बता रहे हैं कि पुलिस की मिली भगत से ये सारा कुछ हुआ है। भूमाफिया को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी के सख्त आदेश हैं कि अगर कहीं पर भी भूमाफिया आम आदमी को तंग करता नजर आया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और चीजें सिर्फ पीएसए तक महदूद नहीं होंगी। जो मामला दर्ज किया जाएगा उस मामले को अंजाम तक भी पहुंचाया जाएगा। ये दिशा निर्देश सूत्रों के अनुसार डीजीपी आरआर स्वैन ने दे दिए। जम्मू पुलिस ने भी अवतार सिंह के इस मामले में कार्रवाई करना शुरू की, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि भूमाफिया के पास आखिरकार कौन सा ऐसा अलादीन का जिन है जिस अलादीन के जिन के चलते भूमाफिया इतने खुलेआम ये तमाम चीजें कर पा रहे हैं। एक आदमी की हत्या हुई है, एक आदमी की मौत हुई है, जाहिर सी बात है वो बच्चा अब अपने घर वालों को नहीं मिलेगा। मगर अगर जम्मू कश्मीर का प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस भूमाफिया पर उसी तरीके से कार्रवाई करती है जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने गुंडों और मवालियों के खिलाफ कार्रवाइयां की, जिसके नतीजे में यूपी के लोग आज बाकी कुछ कहें या न कहें लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक हुई है, तो क्या वक्त की जरूरत नहीं है कि सबसे पहले सरकार ये मालूम करे कि जम्मू में पिछले 15 सालों में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बड़े बड़े चंक जमीनों के आ गए हैं, उनके तार कहां कहां जुड़े हैं, किन किन के साथ जुड़े हुए हैं, और इन जमीनों के वो अकेले मालिक हैं या रजिस्ट्रियां किसी और के नाम पर भी हैं। इन जमीनों पर इनका अकेला कब्जा है या कुछ और लोग भी इसमें भागीदार हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस जब ये मुहिम छेड़ेगी और अखबार में एक ही दिन नोटिस निकालेगी और कहेगी कि फलां जगह पर डीपीएल में या फलां जगह हमने टीम बिठाई है, जो टीम आपसे पूरी जानकारी लेगी कि भूमाफिया ने अगर आपको तंग किया है, परेशान किया है, तो आइए अपना रिकॉर्ड लेकर। रेवेन्यू के 4 अफसर वहां बैठे, जिन 4 रेवेन्यू के ईमानदार अफसरों को यह कहा जाए इस रिकॉर्ड को आप देखिए, क्या यह रिकॉर्ड हकीकत है या यह रिकॉर्ड फसाना है। हकीकत है तो इस रिकॉर्ड के मुताबिक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यानी खबरें यह तक मिलती हैं कि जनाब इंतकाल मेरे नाम, सारे कागजात मेरे नाम पर, सब कुछ मेरे नाम पर, लेकिन कब्जा किसी और का। जनाब इसको मैंने किराएदार समझकर अपनी बिल्डिंग में जगह दी, अब किराएदार मालिक बनकर बैठ गया है। पक्के दंगे का बिल्कुल लेटेस्ट मामला है। एक परिवार ने एक स्कूल के मालिक को बिल्डिंग किराए पर दी और बिल्डिंग अब किराए पर देने के बाद मालिक उसको स्कूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मालिक मकान अब उस बिल्डिंग का रिपेयर करना चाहते हैं। भाई साहब कोर्ट गए और कोर्ट से खुद आदेश ले आए और कोर्ट से जो वो आदेश लाते हैं उन आदेशों पर कार्रवाई फौरन होती है। लेकिन ये जो परिवार इस मकान का मालिक है, इनकी कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं। उसके बाद आखिरकार जब वो इन हालात से तंग आए तो उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ संपर्क साधा। उसके बाद जब आला अधिकारियों को इस बात का पता चला, उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की, तो जाकर सारे का सारा मसला थोड़ा थमा है। लेकिन अब भी कोर्ट के कुछ आदेश हैं जिनका पालन किया जा रहा है। मगर सवाल पैदा यह होता है कि पुलिस जमीन के इन मामलात में, पुलिस जमीन के इन लड़ाई झगड़ों में इतनी उत्सुकता के साथ कूद क्यों पड़ती है। कोर्ट के तो बड़े सारे ऑर्डर पुलिस के पास आते हैं,
हर ऑर्डर के लिए पुलिस को कहा जाता है कि भाई इस ऑर्डर पर आप कार्रवाई करिए, लेकिन हर ऑर्डर पर इतनी उत्सुकता के साथ कार्रवाई नहीं होती जितनी उत्सुकता के साथ जमीन के वाले मामलों में कार्रवाई होती है। फौरन कूद पड़ते हैं कि नहीं जी, इस मामले का निपटारा तो हमने करना ही करना है। अब आप ये देखिए, अवतार सिंह की आखिरी क्षणों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और उसमें देखा जा सकता है कि वो कह रहा है भाई मेरा सर फाड़ दिया, मेरा सर तोड़ दिया, ये बताया जा रहा है। परिवार भी गंभीर आरोप लगा रहा है। इस मामले में कार्रवाई होगी, दोषियों को सजा भी दी जाएगी, मगर सजा क्या होगी? क्या कोई ऐसी सजा होगी जो सजा मिसाली बन जाए, जिस मिसाल के बाद लोगों को खौफ आए, डर आए कि जनाब ये गलती हम लोग नहीं करेंगे? और उसके बाद दो तरह के क्रिटिसिज्म सिस्टम के होते हैं। एक क्रिटिसिज्म वो होता है जिसमें आप सिस्टम की आलोचना करते हैं, भत्सना करते हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर जो अच्छाई है उसकी बात नहीं करते। स्ट्रेट लाइन पर हमने शुरुआत से ये किया है कि जहां सिस्टम अच्छा काम कर रहा है उसकी प्रशंसा, लेकिन जहां सिस्टम ढिलाई बरत रहा है वहां सिस्टम को यह याद कराने का काम करना कि यह ढिलाई अगर आप नहीं बरतेंगे तो इससे जो इसके इस ढिलाई के ना बरतने का फायदा आप लोगों को होगा, क्योंकि पुलिस की प्रशंसा जो है वो आम आदमी करना शुरू करेगा। कारण क्या है? अचानक इतना भौकाल क्यों मच गया है सभी जगहों पर? अचानक इतनी सारी एक्टिविटी होनी क्यों शुरू हो गई है? इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले लेवल पर कुछ ईमानदार लोग बैठ गए हैं, जिसके चलते निचले क्रम के लोग परेशान हो गए हैं। अब वो किसी तरीके से चाहते हैं कि सारे सिस्टम को डिसलॉज किया जाए, ऊपर वाला आदमी जो उसको भी तब्दील करवा दिया जाए, ताकि नीचे फिर जैसे हमारा मन करे वैसे हम काम करते रहें। यही जम्मू कश्मीर की कहानी रही है, यही जम्मू कश्मीर की कहानी आज तक रही है। भूमाफिया, लैंड माफिया इसी तरीके से काम करता रहा है। मैंने आपको बड़ी बार मिसाल दी। एक ब्रिगेडियर कंवर लखनपाल हैं, आप ठीक सतवारी जाकर वो उनका घर आता है एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने। वो कई बीमारियों में ग्रस्त हैं बेचारे, लेकिन लैंड माफिया ने उनको इतना परेशान कर रखा है कि वो अपनी ही जमीन में कोई काम करवाना चाहे काम नहीं करवा सकते। और उसके बाद उस बुजुर्ग को थानों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, डीसी ऑफिस के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। सब जगह पर उस ब्रिगेडियर को, जिसने देश की सेवा की है, उसे बाहर बैठे रहना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है कि कब कोई पुलिस का अधिकारी उसको बुलाएगा और उसकी बात सुनेगा। इसीलिए मैंने कहा कि अब एक छोटा सा सर्वे करवाना है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात, लंबी चौड़ी कहानी करनी नहीं। पिछले 15 सालों में जम्मू संभाग में किन लोगों के पास बेइंतहा जमीनें आ गई और उनके दोस्त कौन हैं? आजकल तो बड़ा मुश्किल काम है नहीं। हमारी संपत्ति की तलाश में अगर लोग कलिहान पहुंच सकते हैं और अन्य जगहों पर जा सकते हैं हमारी संपत्ति तलाश करने के लिए। हैरत हुई थी मुझे जब मैंने सुना कि मेरे पास कोई संपत्ति है। मतलब 4-5 दिन तक तो मैं खंगालता रहा कि संपत्ति मेरी है तो है कहां, कोई मुझे पता चले कि मेरी संपत्ति है कहीं पर और मुझे ही नहीं पता। लेकिन चलिए, एक भाई साहब की श्रद्धा जागी है, पहले जम्मू शहर में थे, अब डोडा में है, ढूंढ रहे हैं हमारी संपत्ति, उन्हें मिल जाए तो मेहरबानी करके डीसी डोडा को कहकर वो मेरे नाम पे ट्रांसफर करा दे, मुझे पता चले भाई ये संपत्ति मेरी है। तो अगर संपत्तियां ढूंढना पॉसिबल है तो फिर क्या यह मुमकिन नहीं है पता करना कि पिछले 15 सालों में कौन आदमी कितना अमीर हुआ जम्मू शहर में, किस आदमी की कितनी बड़ी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर कितना महंगा सोफा है, कितनी महंगी चीजें हैं, वो आई कहां से? जब इसी जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करने वाले टॉप के ऑफिसर, जिन ऑफिसरों ने पूरी जिंदगी टॉप पोजीशंस पर गुजारी है, आप उनके घर चले जाएं तो बड़ा साधारण जीवन है। आप उनके घरों को देखें, उनके मकानों को देखें तो आप हैरान होते हैं कि इतने बड़े ऑफिसर का घर है। बड़ी मिसालें हैं मेरे पास, लेकिन किसी मिसाल, मैंने आपको कहा ना 90%, 95% पुलिस के अंदर ईमानदार और निष्ठावान ऑफिसर्स हैं जिनके चलते ये सारा सिस्टम चल रहा है। लेकिन 5% जो मामला गड़बड़ है, उसी 5% मामला गड़बड़ के कारण इस तरह के हादसे होते हैं जो अवतार सिंह के मामले में हुआ है। इस मामले की पड़ताल जम्मू पुलिस कर रही है, मगर जरूरत वक्त की यह है कि अगर पुलिस इस मामले में कार्रवाई करके भूमाफिया को मुकम्मल तौर पर जम्मू में खत्म करना चाहती है तो उसका तरीका कतन ये नहीं है कि आप बुलडोजर लेकर कहीं पहुंच जाएं, आप फलां चीज कहीं पर ना। सबसे पहला तो आप यही तैयार पता करें कि पिछले 15 सालों में किन लोगों ने जमीनें खरीदी, कैसे खरीदी। अब मिसाल के तौर पे अगर कितना भी बड़ा ऑफिसर है
कितनी भी मोटी तनख्वाह है उसकी, बैंक वाले 50 लाख करोड़ के ऊपर का लोन तो किसी को नहीं देते। लेकिन 3-3, 4-4 करोड़ की अगर मंजिलें बनी तो कैसे बन गई? अगर एक आदमी के पास मकान भी है और 2-4-5 फ्लैट भी हैं तो वो कहां से हैं? जब बाकी सीनियर ऑफिसर्स ये सब चीजें नहीं कर पा रहे, एक मकान खरीदने के बाद उनकी दूसरा मकान खरीदने की हिम्मत नहीं पड़ रही, तो ये अगर कुछ इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं? नहीं लगने चाहिए इस तरह के आरोप। और अगर लग रहे हैं तो पुलिस के लिए जांच करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बड़ी हैरानगी होती है, एंटी करप्शन ब्यूरो से जुड़ा हुआ मामला, एंटी करप्शन ब्यूरो से जुड़े हुए एक मामले को हमने एक करप्शन के मामले को उजागर किया स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और उजागर करने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के पहले एक ऑफिसर ने मुझे फोन करके पूछा कि जनाब क्या मामला है। मैंने कहा जी ये मामला है, ठीक है, नहीं आप एक काम कीजिएगा, आप एंटी करप्शन ब्यूरो आइएगा, एक कप चाय पियेंगे और चाय पर हमारी जो है वो चर्चा होगी। मैंने कहा भाई मैंने क्यों चर्चा करनी है, खबर पब्लिक डोमेन में है, खबर के ऊपर कार्रवाई करना अब आपका काम है, चोरों को तलाश करना आपका काम है, मैं तो तलाश नहीं करूंगा। सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं, सभी चीजें आपके पास हैं, बैंक के खातों का पता आप लगा सकते हैं, और कैसे क्या कुछ हुआ है वो सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन चाय मुझे पिलानी है। यानी पत्रकार के तौर पर जिसने अपना फर्ज निभाया उसे कह रहे हैं आप अगर हमारे पास चाय पीजिए, ठीक है जी, और हमें बताइए मामला क्या है पूरा। यानी पत्रकार जो इंफॉर्मेशन उसे बड़े सूत्रों से बड़े तरीके से उस तक इंफॉर्मेशन पहुंची है, वो इंफॉर्मेशन पहले जाकर एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दे। यानी हम अपना काम नहीं करेंगे, आप आकर हमें बताइए कि हमें हमारा काम कैसे करना है। ये जब हालात हों तो फिर बड़ा अफसोस होता है। फिर अफसोस इस बात पर होता है कि ये करप्शन के खिलाफ जो ड्राइव है ये कामयाब तब होगी जब जो भी इनपुट कहीं से आता है उस इनपुट पर प्रशासन काम करे, पुलिस काम करे, और पुलिस के पास यंत्र तंत्र इतने सारे हैं। जब आतंकवाद का कलाकुमा करने के लिए पुलिस ने क्या पत्रकारों की मदद ली? भाई आतंकवाद आपने खत्म किया तो कैसे किया? वो लैपटॉपों पे बैठकर खत्म हुआ, वो मोबाइलों पे बैठकर खत्म हुआ। आपने टेक्नोलॉजी का, गैजेट्स का, सब चीजों का इस्तेमाल किया और आपने जबरदस्त कामयाबी पाई आतंकवाद के ऊपर। आप ही लोग थे, ऑफिसर कोई और नहीं थे। जो आज जम्मू में टॉप पोजीशन पर बैठे वही थे, जो आज जम्मू कश्मीर पुलिस की टॉप पोजीशन पर थे यही लोग थे, इन्हीं लोगों ने किया। क्या इसी तरीके से भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या इसी तरीके से करप्शन को लेकर और ज्यादा गंभीरता के साथ काम नहीं हो सकता? Resources are at your command. You need to use your resources to find out where the rot is. तो जब आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो भूमाफिया को खत्म करना, लैंड गैबरों को तलाश करना, इनके कांटेक्ट में कौन लोग हैं उन्हें धर दबोचना, ये कितना मुश्किल काम है। दुनिया कहती है व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है, डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई सोशल मीडिया साइट पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए जब वो थ्रू प्रॉपर चैनल जाते हैं उसका एक्सेस लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो क्या आज की 21वीं सदी में जब कोई ऑफिसर ये कहे कि जनाब भूमाफिया का पता नहीं चल रहा, फिर हैरत होती है। और यहां भी आपने सुना कि आईयू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लेकर क्या कहा परिवार ने, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इससे फायदा जम्मू कश्मीर पुलिस को होगा कि आप तमाम थानों में जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आपके हैं, आप उन तमाम आईओज की पिछले 6 महीने की कारकर्दगी की रिपोर्ट मंगवाइए, और उसके बाद चुनिए उन आईओज को, उन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को जिनकी कमाल की कारकर्दगी है, जिन्होंने जिस भी मामले में पड़ताल की वो कन्विक्शन तक वाकई पहुंचा, उन ऑफिसर्स को लाइए और उनको ये जिम्मेदारियां सौंपिए जो जिम्मेदारियां आपने उन लोगों को सौंपी हैं जिनके बारे में लोग आपके पास शिकायत कर रहे हैं, और वीडियो में शिकायत बिल्कुल साफ तौर पर सुनी जा सकती है। और थाने में अगर कोई भी आदमी थानेदार के पास आता है तो बात करने का तरीका सलीका तो कम से कम होना चाहिए। थाना है, थाने में आप जज नहीं लगे हुए हैं, आप थाने में थानेदार हैं। तो थानेदार का काम, चोर आपके पास आए आप उसके साथ सख्ती बरते समझा जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी कानून ने आपके हाथ बांध रखे। हर एक चीज के लिए कानून ने आपके हाथ बांध रखे हैं। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, बाकी तमाम चीजों का इस्तेमाल करके, जैसे मैंने आपको कहा ना, जो वक्त आप उन चीजों पर जाया करते हैं जिसका नतीजा कोई नहीं निकलना,
जहां पर आपने अपनी जाती जिद, जाती रंजिश निकालने के लिए आपने अपना वक्त सर्फ करना, वो छोड़ दें। आप काम करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आप, जैसे मैंने आपको कहा, थानों में आपको सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि कैमरे लगे होने चाहिए सभी जगहों पर। अगर आपके थाने में कैमरा होगा, उसकी सारी वीडियो फुटेज आपके पास होगी, तो फुटेज से आप फौरन पता कर लेंगे कि जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्या वो इल्जाम सच्चाई पर मबनी है या वो इल्जाम झूठे हैं। ये सारी चीजें मुमकिनात में से हैं, लेकिन ये तब पॉसिबल हैं, तब मुमकिन है जब जम्मू कश्मीर पुलिस क्रिटिसिज्म जो पुलिस का होता है, उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के तौर पर ले और ये बात समझे कि थाने का बेहतर होना, चौकी का बेहतर होना, ये आम आदमी के लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा जो है ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए है। तो मेरी, जैसे मैंने आपको कहा कि अवतार सिंह के इस मामले ने बहुत सारी चीजें जो है वो सामने लाई हैं। इन सारी चीजों पर जम्मू कश्मीर पुलिस के, जैसे मैंने आपको कहा कि आज अगर एडीजी आनंद जैन की मैं बात करूं, डीआईजी सुनील गुप्ता की बात करूं मैं, एसएसपी विनोद कुमार की बात करूं मैं, और डीजीपी आर स्वैन की बात करूं मैं, तो ये एक टीम जो ऊपर से लेकर नीचे तक है, निष्ठावान और ईमानदार ऑफिसरों की टीम है। अगर इन ऑफिसर्स के होते हुए लैंड माफिया, डर और खौफ लैंड माफिया के अंदर ना आ जाए, अगर इन ऑफिसर्स को होते हुए ये जो गोलियां चलाने वाले धंधनाते फिर रहे हैं, अगर इनके अंदर दहशत पैदा ना हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कभी कोई पॉसिबिलिटी होगी। आपके पास क्राइम ब्रांच में बड़े सारे ऑफिसर्स हैं, आपके पास जो आपने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई, उसमें कई ऑफिसर्स हैं, अलग अलग जिलों में कई ऑफिसर्स हैं, आर्मड पुलिस में आपके पास कई ऑफिसर्स हैं। उन सारे ऑफिसर्स की, वो सारे ऑफिसर्स जिनका इन सब चीजों में एक्सपर्टीज है, आप उन सब का इस्तेमाल करें और यकीन माने, अगर आप जम्मू कश्मीर में लैंड माफिया के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई करेंगे, पूरा जम्मू कश्मीर का जो आम आदमी है वो आपको बड़ी दुआएं देगा। मैं भटिंडी सुंजवा की भी बात करूंगा, उस इलाके में भी जो लैंड माफिया ने आम लोगों की हालत कर रखी है, उस इलाके में भी लैंड माफिया ने जो आम लोगों की हालत कर रखी है, अगर उस हालत की आप जानकारी लेना शुरू कर दें तो यकीन मानिए लोग बड़ी आपको दुआएं देंगे। भटिंडी में एक मामला बना, जमीन बेची गई, जमीन खरीदी गई, बेचने वाले ने बेच दी, खरीदने वाला बेचारा शरीफ आदमी था, 7 लाख रुपया उसने दे दिया। उसने कहा जनाब जमीन मैंने आपसे ले ली। 7 लाख रुपए लेने के बाद 12 साल तक वो शरीफ आदमी रोज उस आदमी से मुलाकात करने जाता और उसे कहता कि भाई मुझे 4 मरले 5 मरले जमीन जो मैंने आपसे 7 मरले का वादा हुआ था वो दिलवाइए, लेकिन नहीं मिली। बाद में उसी इलाके के बड़े आदमी से मुलाकात हुई और उस बड़े आदमी को भी गुजारिश की उस बेचारे शरीफ आदमी ने। उसने कहा जनाब मैं लड़ने भिड़ने वाला आदमी तो हूं नहीं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि एक मामूली सा क्लर्क हूं, पैसे मेरे पास इतने हैं नहीं, तो मेहरबानी करके इसको कहिए जो मेरे 7 मरले के इसने पैसे मुझसे लिए हैं, कम से कम मुझे जमीन दे दे। उस आदमी ने बड़ा खूबसूरत डायलॉग मारा, उसने कहा ये इस इलाके का रिवाज और कानून ये है जिसकी लाठी उसकी भैंस। भटिंडी का बहुत बड़ा आदमी है, उसने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जब जिसकी लाठी उसकी भैंस इस शरीफ आदमी ने सुना तो साल 2007 में आखिरी बार वो उस भटिंडी के इलाके में गया और साल 2007 के बाद कतन कभी दोबारा उस इलाके में वो गया ही नहीं। उस शरीफ आदमी ने दोबारा कभी उस इलाके का नाम भी नहीं लिया कि इस इलाके में मैं जाऊं और मैं अपनी जमीन का पता करूं। उसके बाद आप आगे सुनेंगे तो हैरान होंगे कि इसी शख्स ने एक नाले में 5 मरला जमीन इस गरीब आदमी को दी, 7 लाख जिससे लिए 5 मरला जमीन दी और बाद में वो 5 मरले जमीन 25,000 रुपए में इस शरीफ आदमी को, वहीं के एक मौलवी साहब को, एक बड़े ईमान वाले आदमी को बेचनी पड़ी। अब मुझे बताइए जिसने ये किया क्या वो लैंड माफिया नहीं? जिस भटिंडी के बड़े आदमी ने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या वो लैंड माफिया का हिस्सा नहीं? पुलिस के रिकॉर्ड हैं बाज़ाब्ता उसके पास, लेकिन ये शरीफ आदमी थाने गया ही क्यों? इसने कहा भाई थाने जाने का मतलब हो गया कि आपने एक एफआईआर दर्ज करवाई,
फिर आपको कोर्ट में जाके केस लड़ना है तो वकील की फीस अलग, फिर आपको लंबे वक्त तक लड़ते रहना है तो वो पैसे वहां खर्च करते रहना है आपने। मेरे 4 बच्चे हैं, मैं 4 बच्चों को पालूंगा, किराया दूंगा या कोर्ट में जाकर केस लड़ूंगा। तो उसने वो दुनिया ही छोड़ दी और उसके बाद जब आखिरी सांस उस शख्स ने ली तो उसके पास एक मरला जमीन भी नहीं थी। इसलिए इस भूमाफिया का जो एक्सपीरियंस उस शरीफ आदमी को हुआ, उस एक्सपीरियंस की बिना पर मैं आपको यह बता रहा हूं कि भूमाफिया इतने सादा तबीयत लोग नहीं है। ये जब पकड़े जाते हैं, जब इन पर कार्रवाई होती है तो फिर इनके चेहरे मासूम हो जाते हैं। फिर ये रातों रात मुसलमान, रातों रात हिंदू, रातों रात किसी और अलग मजहब के हो जाते हैं। फिर इनको मुसलमानों की फिक्र भी हो जाती है, फिर इनको हिंदुओं की फिक्र भी हो जाती है, फिर इनको सबकी फिक्र हो जाती है। और उस शरीफ आदमी का आप नाम जानना चाहेंगे तो वो शरीफ आदमी मेरे पिताजी थे। उन्होंने भटिंडी में एक टोपी वाले भाई साहब से जमीन ली थी, सर पे टोपी थी उनकी। मेरे पिताजी ने कहा कि चूंकि सर पे टोपी है और शक्ल सूरत से लगता कि बड़ा ईमान वाला, बड़ा अच्छा आदमी है, तो ये उस अच्छे आदमी की हरकत है। ठीक भटिंडी पुलिस स्टेशन के साथ एक रास्ता अंदर जाता है, वहां पर एक और भाई साहब हमारे ही परिवार के, उन्होंने जमीन ली 7 मरला। और वो वहां पर शरीफ आदमी बेचारा, उसने कहा जी अब मैं अपना मकान बनाने जाऊंगा। गए मकान बनाने के लिए बड़े दमखम के साथ, टंकी बनाई उन्होंने। और पिछले दिनों जेडीए के उस ऑफिसर का स्वर्गवास हुआ, रियासी के रहने वाले, बड़े अच्छे आदमी थे। वो अपना लाव लश्कर लेकर पहुंच गए। ताराचंद डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास था। और डिपार्टमेंट का बहुत बढ़िया उन्होंने डिपार्टमेंट चलाया और उस डिपार्टमेंट का बड़ा उनको आशीर्वाद भी रहा ताराचंद के ऊपर। तो वो शरीफ आदमी अपनी टैंकी बनाना शुरू हो गया वहां पर। तो जनाब पहुंच गए अपना लाव लश्कर लेकर और उस शरीफ आदमी की उस टैंकी के ऊपर चलाया बुलडोजर और जमीन को लेकर उस शरीफ आदमी को यह कहा कि भाई साहब ये जमीन जेडीए की है, ये आपकी नहीं है। उस जमीन के लिए उस शरीफ आदमी ने जो पैसे दिए थे, ये चीज जहन में रखकर वो पैसे दिए थे कि कल जब मेरी बेटी की शादी होगी तो ये जमीन बेचकर मैं अपनी बेटी की शादी में लगाऊंगा। इस शरीफ आदमी ने भी कोर्ट में कोई केस नहीं किया, थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई, ना किसी और जगह गया। इसने कहा भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कहां एफआईआर दर्ज कराऊंगा, कहां वकील की फीस कौन देगा, और फिर ये सारे मामले को लड़ने के लिए एक लंबा वक्त लगेगा, वो कौन लड़ेगा। तो इसने वो जमीन छोड़ दी। कितने ऐसे शरीफ आदमी होंगे जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग में, जिन शरीफ आदमियों ने के साथ इसी तरह की ठगी हुई होगी उनसे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे आप एक और मजेदार बात सुनिए। जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की कहानी सुनिए। जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड में एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर की जमीन, उस जमीन के तमाम कागजात इस आर्मी ऑफिसर के नाम पर हैं। उसने सिर्फ इतना कहा कि जनाब मेरी जो जमीन है वो मुझे लगता है कि शायद 2-1 मरला आगे हुई है, आप थोड़ा दीवार अगर पीछे करवाएंगे तो कम से कम मेरा वो मसला हल हो जाएगा। अभी तक वो मामला खत्म नहीं हुआ, आज 5 साल उस मामले को गुजर गए। और आगे थोड़ा और बढ़ेंगे तो सिर्फ इसका, ये जमीन का रोना सिर्फ आम आदमी नहीं रो रहा, पुलिस के कई रिटायर्ड अफसर हैं, ढूंढिए उनको, जिन रिटायर्ड अफसरों के साथ भी यही ठगी, यही बेईमानी हुई है। जनाब एक शरीफ आदमी, एक ईमानदार आदमी अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगाता है 2 मरला जमीन खरीदने में, और जब एक गुंडा उस जमीन के ऊपर आकर बैठता है और उसे कहता है कि ये मेरी है तुम्हारी नहीं है, या कोई और आकर कहता है ये मेरी है ये तुम्हारी नहीं है, उसमें लड़ने की हिम्मत अगर नहीं होती है तो उसके पैसे चले जाते हैं, उसे इंसाफ भी नहीं मिलता। उसके बाद तीसरा मामला केरन में एक जमीन थी, उसके 3-4 पार्टनर थे। उस जमीन को लेकर पार्टनर्स ने तय किया कि भाई ठीक है, अब ये जमीन, ये 5 मरले या 10 मरले आपके। ये शरीफ आदमी उस 10 मरले जमीन के ऊपर मकान बनाने के लिए गया।
जब ये मकान बनाने के लिए गया तो भाई साहब पहले चिनौर चौकी पहुंचे, तो चिनौर चौकी वाले फौरन एक गाड़ी भेज देते कि जनाब देखो वहां पर कोई काम तो नहीं चल रहा। तो इन्होंने बाज़ाब्ता कागजात दिखाए कि जनाब ये मेरे कागजात हैं, ये आप देखिए और मुझे काम करने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं जी, कागजात तो हमारे पास भी हैं, आपके खिलाफ जनाब शिकायत है, आप चिनौर चौकी वापस चलिए। और ये सारा मामला एसएचओ दुमाना की, उस समय के एसएचओ दुमाना के, बिल्कुल उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता था कि क्या चल रहा है वहां पर। थानेदारों को खबर होती है कि उनके नीचे काम कर, चौकी में काम करने वाला एएसआई कर क्या रहा है। उसके बाद जनाब ये तनातनी चलती रही। फाइनली जब इस शख्स ने, शरीफ आदमी ने थोड़ा बहुत क्या कहते हैं हिम्मत की और इसने उस जमीन पर काम करना शुरू किया, तो ठीक चिनौर के बगल में ही एक कॉलोनी है छोटी सी, वहां गुजर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाला एक आदमी आता है 4 आदमियों को लेकर और पत्थर मारता है मजदूरों को, पत्थर मारता है मजदूरों को। और जब वो पत्थर मारता है मजदूरों को, मजदूर भाग जाते हैं और ये शरीफ आदमी भाग जाता है। उसके बाद ये दोबारा कभी उस जमीन पर नहीं गया। क्यों? कि भाई गुंडे के साथ लड़ाई कौन करेगा। आप इसको समुदाय के साथ जोड़कर मत देखिएगा। मैंने इसलिए समुदाय का जिक्र किया ताकि पहचानने में आसानी हो कि आदमी कौन था। अब ये एक और मामला। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। एक स्कूल जो जम्मू शहर के बीचों बीच है, जिस घर में है वहां पर होना नहीं चाहिए था, वो एक प्राइवेट लोकेलिटी है। उस प्राइवेट लोकेलिटी में लैब्स भी खुली हुई हैं, स्कूल भी खुले हुए हैं, क्लिनिक्स भी खुली हुई हैं। स्कूल वहां होना नहीं चाहिए। क्यों? ना तो वहां उस स्कूल के लिए प्लेग्राउंड है, ना सामने पार्किंग की जगह है। किसी कानून के तहत स्कूल वहां पर आप नहीं खोल सकते, चाहे बच्चों के लिए चाहे बड़ों के लिए। बिल्डिंग की हालत भी थोड़ी खस्ता है, लेकिन वहां स्कूल चल रहा है। अब जिस मालिक मकान ने ये स्कूल किराए पर दिया है, उसका मन किया कि भाई मुझे स्कूल अब हो गया, अब आप किसी और जगह स्कूल ले जाइए, बिल्डिंग कमजोर है, हमें कुछ अपना काम करना है, आप छोड़ दीजिए इसको। जमीन के मामलात ऐसे हैं, मालिक अपने मकान में किराएदार की तरह बैठा हुआ है और किराएदार मालिक बन गया है। यह सूरत हाल जम्मू कश्मीर की है। अब आप और उसके बाद कमाल देखिए। कमाल यह है कि एक थानेदार थाने में बैठकर तय करता है कि मालिक सही आदमी है या गलत आदमी है। थानेदार थाने में बैठकर तय करता है कि मुझे मालिक को बुलाना है या जो जबरदस्ती इस मकान में बैठा हुआ है जो किराएदार है उसको बुलाना है। क्या जरूरत है? क्यों करना है ये सब कुछ? और सिर्फ इसीलिए जब मैं ये भूमाफिया की बात करता हूं, एनक्रोचमेंट्स की बात करता हूं, मैं बड़े जज्बे के साथ इसलिए बात करता हूं क्योंकि मेरे बाप ने अपनी जमा पूंजी सारी उस जमीन को खरीदने में लगाई थी, जो जमीन बाद में टके के भाव, जो जमीन मिली भी नहीं मेरे पिताजी को। यानी पहले एक जगह दिखाई, वहां एक पार्टी आ गई, कहती जी हमारी जमीन है, हम वहां से निकल गए। फिर दूसरी जगह दिखाई, वहां भी एक पार्टी खड़ी हो गई, ये मेरी जमीन है। हमने हमारे पिताजी वहां, और हम छोटे छोटे बच्चे थे, वाली वारिस कोई आगे पीछे था नहीं कि कोई आता, 4 रिश्तेदार हमारे जमा हो जाते वहां पर, हम भी लड़ने वाले होते, पैसा हमारे पास ठीक ठाक होता तो हम भी केस वेस करते, कोर्ट वोट में जाते। तो ये सूरत बनी। अब जाहिर सी बात है, जब मेरे पिताजी उसके बाद से लेकर आज साल 2024 है, 2 मरला जमीन न मेरे पिताजी पूरे जम्मू संभाग में, जम्मू कश्मीर में खरीद सके, ना हम 2 मरला जमीन खरीद सके। इसलिए बड़ी बार लोग सवाल करते हैं बड़ा दमखम के साथ, सरकारी बंगले में, सरकारी कोठी में बैठे हो, ये है वो है, फलान ढमकान। और फिर कई लोग कहते हैं सरकार के पालतू, बीजेपी का दलाल, ये सब कहानियां मैं सुनता रहता हूं। जब मैं ये कहानियां सुनता हूं तो मुझे हैरत इस बात पर होती है कि हमने पूरी जिंदगी किराए के मकानों में निकाली, हमारी हिम्मत आज तक नहीं पड़ी कि हम 2 मरला जमीन खरीद सके। हम अभी तक मेहनत कर रहे हैं, और फिर जब हम बात करते हैं भूमाफिया को लेकर तो इसीलिए दमखम के साथ बात करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है और ये यकीन है कि अगर सरकार तय कर ले, खास तौर पर यह सरकार जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, मैं कोई दोगली या दूसरी बात करने वाला नहीं, जो सरकार इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, अगर यह सरकार भूमाफिया को काबू नहीं करेगी तो फिर आने वाले 100 साल तक जम्मू कश्मीर में भूमाफिया को कोई काबू नहीं कर पाएगा। मुमकिन नहीं है।
क्योंकि इससे ज्यादा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और इससे ज्यादा सख्त डीजीपी इसके बाद जम्मू कश्मीर को कभी नहीं मिलेगा, जो मेरी अपनी रीडिंग है सिचुएशन की। इससे ज्यादा सख्त इंसान इसके बाद नहीं मिलेगा। और जितनी आजादी आज जम्मू कश्मीर पुलिस को, प्रशासन को, कोर्ट को इस समय जितनी आजादी है काम करने की और काम करके इस भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की और लोगों को रिलीफ देने की, शायद यह ताकत दोबारा कभी जम्मू कश्मीर की किसी सरकार को न मिले। मैंने किस लिए कहा, जब पहले भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुआ, हमने उस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में एक एक दिन रिपोर्ट किया, एक एक पल रिपोर्ट किया, और इस बात की खुशी हो रही थी कि कम से कम वो लोग जिन लोगों ने जंगलात की जमीन पर कब्जा किया और बाद में मेरे पिताजी जैसे शरीफ आदमी को 7 लाख में जंगलात की जमीन बेच दी, जनाब मैं जंगल का मालिक हूं, सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा, जनाब मैं सरकारी जमीन का मालिक हूं, लीजिए प्लाट आपको दे दिया मैंने। मतलब कब्जा सरकारी जमीन के ऊपर, कब्जा जंगलात की जमीन के ऊपर। और उसके बाद एक और कहानी चल पड़ी थी बीच में, मुसलमानों को बसाना है। मुसलमानों को बसाने के लिए हमारी यहां ये स्कीम है। क्या स्कीम है? फॉरेस्ट की जमीन 5 लाख मरला है, फॉरेस्ट की जमीन 6 लाख मरला है। और फिर जब जैसे 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 पत्रकार के नाते हमने चीजें समझनी शुरू की तो पता चला कि जनाब भूमाफिया तो चारों तरफ है। ये किसी एक समुदाय के लोग नहीं है, किसी एक धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं है। जमीन तो गोल्ड माइन है जम्मू कश्मीर की, और इस गोल्ड माइन को, जिसके पास ये गोल्ड माइन है, उसकी चांदी चांदी है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के प्रशासन को जो मैंने आप तक बातें पहुंचाई हैं, इनमें से एक एक कहानी बिल्कुल सत्य पर और सच्चाई पर आधारित है। और मैं एक और चीज बड़े यकीन के साथ आपको कहूंगा, जरा मालूम कीजिएगा रेवेन्यू के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी, इन 3 पोजीशंस पर काम करने वाले कितने ऐसे ऑफिसर हैं जिनके घर जम्मू की पॉश कॉलोनीज में हैं, जिनके घर जम्मू की टॉप क्लास कॉलोनीज में हैं। और इन पटवारियों की, आप छोड़िए नायब तहसीलदार, गिरदावर छोड़ दीजिए, तहसीलदार छोड़ दीजिए, एक पटवारी की ताकत आपको बताता हूं मैं। एक पटवारी ने, एक बेचारे प्रोफेसर थे जम्मू यूनिवर्सिटी के, उन प्रोफेसर साहब ने लोन फर्द चाहिए था उनको, और उस लोन फर्द के लिए वो चक्कर लगाते रहे पटवारी के, लगाते रहे पटवारी के, लगाते रहे पटवारी के, लेकिन वो लोन फर्द उनको नहीं मिला। बाद में थक हार के उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे मामला है मेरा, तो आप देख लीजिए। मैंने कहा जी पहले कोशिश करते हैं, प्रशासन के लोगों से बात करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, वक्त की डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा, एडीसी, तहसीलदार, सब ने उसे कहा कि भाई ये लोन फर्द बनता है कानूनी तौर पर, तुम नहीं रोक सकते हो। पटवारी ने पूरा 1 महीना लगाया और लोन फर्द रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बाद पटवारी उस जगह से उसे ट्रांसफर किया गया और दूसरी एक जगह लगाया गया, लेकिन उसने लोन फर्द इशू नहीं किया। उस प्रोफेसर साहब को खज्जल कर दिया, लोन फर्द इशू नहीं किया। और उसके बाद हुआ क्या उस पटवारी के खिलाफ? कुछ नहीं। वो पटवारी आज भी लाइफ एंजॉय कर रहा है, बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहा है, बहुत कमाल की जिंदगी जी रहा है। क्यों? किस लिए? सरकार तो सख्त कार्रवाई करने की बात करती है, वो मजे की जिंदगी जी रहा है। थोड़ा और आगे चलिए, गिरदावर, नायब तहसीलदार, एक रिपोर्ट लिखनी है। 15 दिन तक पुलिस का एक रिटायर्ड ऑफिसर घूमता रहा एक नायब तहसीलदार के दफ्तर में, लेकिन कुछ नहीं बना उसका। एक रिटायर्ड डीआईजी हैं, और वो डीआईजी, जो डीआईजी जब एसएसपी एक जमाने में था और अपनी कुर्सी पे बैठा होता था, तो मजाल थी कि दाएं बाएं कोई देख जाता। उस एसएसपी को भी एक ही जमीन के लिए 3-3 बार पैसे भरने पड़े, मेहरबानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। और यही रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार जो गुल गुलाब कर अरनास, उधमपुर, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, वो जम्मू से बाहर निकलना नहीं चाहते। जनाब जम्मू रहेंगे, जम्मू से नहीं जाएंगे। क्या है ऐसा जम्मू में? जम्मू में ऐसी क्या खास चीज है? और कहा जाता है बार बार करप्शन खत्म है, कहीं कोई करप्शन नहीं। अगर करप्शन नहीं है तो ये पटवारी पकड़े क्यों जाते हैं? ये ट्रैप केसों में पटवारी क्यों पकड़े जाते हैं? वजह क्या है उसकी?
कोई वजह तो होगी ना। अब इसकी कहानी भी आगे सुनिएगा। रिकॉर्ड इधर से उधर अगर करना है, वो होता कैसे है? जो लोग करते हैं वो लोग दोबारा से नौकरी में वापस कैसे आते हैं? बहाल कौन करता है इनको? ये वो सारी चीजें हैं जिन सारी चीजों के ऊपर प्रशासन को गंभीरता के साथ सोचना होगा। पुलिस का रोल तो बिल्कुल आखिर में आता है, इसलिए मैं पुलिस की बात इसलिए पहले की क्योंकि पुलिस के ऊपर इस वक्त जो एक्सपेक्टेशन लेवल है पुलिस से वो ये है, यानी मेरे मोबाइल के कैमरे से भी ऊपर एक्सपेक्टेशन लेवल है इस वक्त पुलिस से। कारण क्या है? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इस वक्त पुलिस में टॉप से लेकर बॉटम तक वो लोग हैं जो लोग मतलब ही नहीं बनता जी, कोई सिफारिश नाम की कोई चीज इनके यहां नहीं है। कोई सिफारिश आप करके भी देखें, जेन्युइन होगी तो बात बनेगी, नहीं होगी तो कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए एक्सपेक्टेशन लेवल हाई हुआ है। चाहे वो क्राइम के खिलाफ कार्रवाइयां हो, चाहे वो भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो माइनिंग वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे नगरोटा से जो बोवाइन स्मगल करके ले जा रहे हैं चाहे उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर इस वक्त नहीं होगा तो फिर इसके बाद इसकी पॉसिबिलिटीज बड़ी कम है। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करते हैं। जहां तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, जंगल की जमीन रेवेन्यू की और रेवेन्यू की जमीन जंगल की, ठीक है जी। उसके बाद सरकारी जमीन प्राइवेट और प्राइवेट जमीन सरकारी, ठीक है जी। और उसके बाद मिल मिलाकर फला जगह एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, फिस्तानी जगह एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, और बाद में 15 दिन के बाद कोर्ट का ठप्पा और वहां लग गया क्या कहते हैं स्टे, और जमीन वैसी की वैसी पड़ी हुई है। जेडीए बड़े दमखम के साथ बड़े जज्बातों में आई और ठीक रेलवे के बाहर वो बेचारे गरीब वहां पे रेड़ियां लगाते थे और फल फ्रूट बेचा करते थे। पता नहीं किसी रेवेन्यू वाले को नाराज किया या किसी और को नाराज किया होगा जिसके चलते वो पहुंच गए वहां पर अपना अमला लेकर और कीजिए एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। बहुत बढ़िया आपने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की। जब तक वहां एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव नहीं हुई थी, कम से कम वो गरीब अपनी रोजी रोटी कमाते थे और आने जाने वालों को भी बड़ी सहूलत होती थी। हालांकि एक न्यूसेंस था, वहां पे पार्किंग होती थी, लेकिन चलो गरीब की रोजी रोटी अगर चल रही है तो किसी को क्या तकलीफ है। अब उसके बाद से लेकर आज लगभग 5 साल हुए होंगे, रेलवे वालों ने आकर अपना बोर्ड लगा दिया, जी हमारी जमीन है। झगड़ा शुरू, ना जेडीए कुछ बना पाई ना ही रेलवे वाले कुछ बना पाए। आइए गोल गुजराल। गोल गुजराल में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करने चली गई जेडीए, बड़ा बुलडोजर शिलडोजर लेके गई, बड़ा हंगामा, और कहा जनाब प्लाट काटे हैं, सबको मिल रहे हैं। काटे हुए प्लाट जिनको मिलने थे वो आज भी ढूंढ रहे हैं कि जी प्लाट कहां है, ठीक है जी। अब ये होता कैसे है, ये करता कौन है? और आगे थोड़ा और आप बढ़िए, तवी के अंदर एनक्रोचमेंट 2 आंखों से नजर आती है कि तवी के अंदर एनक्रोचमेंट हुई है। इरिगेशन वाले कहते हैं कि हमारी जमीन है, जेडीए वाले कहते हैं हमको ट्रांसफर हुई है, रेवेन्यू वाले कहते हैं हमारी जमीन है। और जब भी बुलडोजर वहां जाता है तो वहां पर एक बवाल खड़ा होता है कि जनाब देखिए मुसलमानों के ऊपर जबरदस्त जुल्म हो रहा है, बुलडोजर लगाए जा रहे हैं। और बात आगे बिल्कुल सही कही जाती है कि जनाब जब हम ये मकान खड़े कर रहे थे आप कहां सोए हुए थे। सवाल यही है कि जहां पर भी अवैध कब्जा हुआ, जब कब्जा हो रहा था, बिल्डिंग बन रही थी, आप सो रहे थे, और जब बिल्डिंग बन के तैयार हो गई तो आप अपना लाव लश्कर लेकर पहुंच गए और फिर आपने कहा कि जनाब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और फिर उसके बाद होता क्या है, जब वो डीसी साहब ट्रांसफर हो जाते हैं, वो सारे का सारा स्टाफ वहां से तब्दील हो जाता है, बिल्डिंग फिर खड़ी हो जाती है। तो ये जो तमाशा है ना, इस तमाशे को बंद करने की जरूरत है। मैंने निजी मिसाल भी आपको दी और मैंने आपको यह भी कहा कि जब तक, और पिछले दिनों रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, पटवारी, नायब तहसीलदार जब धरना दिए बैठे थे तो मैं भी अपना माइक लेकर वहां पर गया, तो कुछ तल्ख सवाल मैंने उनसे किए। मैं जब निकल कर आया तो मुझे उसके बाद किसी ने सुनाया कि जी एक तहसीलदार साहब ये कह रहे थे कि मौका मिलेगा तो इसका दिमाग भी सेट करेंगे। मैंने कहा कि खुदा का बड़ा शुक्र है कि न मेरा मरला है कहीं जम्मू में, तो न मेरा कनाल है कहीं जम्मू में, तो मेरा क्या दिमाग ठीक करना है। हां, जो सरकारी मेरे पास है फुट्टा लगा के ले जाओ, जो सरकारी मेरे पास है फुट्टा लगाओ ले जाओ, कौन मना करता है? कोई मना नहीं करेगा, कल का आज ले जाओ। यह मैं आपको बता रहा हूं कि यह जहनियत है कि आप जब कुर्सी पर बैठे हैं आप इनके पास जाइए कि जनाब मौके की ये रिपोर्ट है, जरा इस रिपोर्ट को देखिएगा। नहीं, ये रिपोर्ट मौके की नहीं है, हमारे पास इसकी अलग एक रिपोर्ट है।
और जो स्कीम करते हैं ये बड़ी कमाल की स्कीम होती है, सब फिट हो गया होता है। आप मौके पर पहुंचते आप हैरान हो जाते हैं कि जनाब ये फौज कहां से आ गई सारी की सारी, इसे खबर किसने दी, इसे खबर किसने दी, इसे खबर किसने दी। और थानों का भी बड़ा अजीबोगरीब हाल है। ये भी अगर ये मेरी बात आला अधिकारियों तक जा रही है तो ये बात जरूर जानी चाहिए। आपके थाने में एफआईआर दर्ज होती है, जिस पार्टी ने एफआईआर दर्ज कराई है उसे बाद में खबर होती है कि हमारी एफआईआर लग गई है। जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई होती है उसे पहले पता चलता है एफआईआर दर्ज हो गई। ये आपका थाना। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि भूमाफिया के खिलाफ जो ये कार्रवाई आपने शुरू की है, इसमें आपको ज्वाइंट पुलिस और रेवेन्यू की टीमें बनानी पड़ेंगी और आप एक मिसाल कोई ना कोई आपको कायम करनी पड़ेगी। जब तक आप एक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तब तक भूमाफिया में खौफ नाम की चीज आएगी ही नहीं। और अगर नहीं आई तो मेरा ये लाइव खत्म। आपने भी सुन लिया, 4 दिन तक कहानी चलेगी, 5वें दिन खत्म। और अजय चौधरी साहब लिख रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। हम तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। सरकार को चाहिए कि अवतार सिंह की मैं तो इसको शहादत कहूंगा, इसके बाद सरकार को चाहिए कि इसको गंभीरता के साथ इस मामले को ले और सरकार तय करे कि ना भूमाफिया को झेलेंगे, ना नशा तस्करों को झेलेंगे, ना किसी को शहर में गुंडाई करने देंगे। यूपी बहुत सारे लोग उसको लेकर बड़ा कुछ कहते हैं कि जी वहां पर जो जंगल राज है, ये राज है, फलाना राज है। क्या करेंगे आप? अवतार सिंह की मां को जाकर आज समझाइए, जिसने अपना बेटा खोया, जाइए उसको आज आप बताइए कि जनाब यूपी में जंगल राज है। नहीं मानेगी। क्यों? वजह उसकी यह है कि अगर सिस्टम की जो चक्की है इतनी स्लो चलेगी, कार्रवाई करते करते, वो किसी ने, मेरे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा, मेरे पिताजी को कहा यार क्यों कोर्ट वोट में, पिताजी को किसी ने कहा कोर्ट में जाइए, तो उन्होंने कहा भाई मैं कोर्ट वोट में नहीं जाऊंगा। तो किसी ने पूछा मेरे पिताजी से क्यों कोर्ट नहीं जाना चाहते, उसने कहा भाई मेरी उम्र में ये केस शुरू होगा और मेरी चौथी पीढ़ी में जाकर ये केस खत्म होगा, इतना वक्त लगेगा इस केस को खत्म होने में। ये उन्होंने कहा। पहले पुलिस कार्रवाई करेगी, फिर पुलिस मामला बनाएगी, फिर यह मामला कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट रिपोर्ट मांगेगी, फिर कोर्ट को रिपोर्ट जाएगी, फिर कोर्ट के पास इतने दुनिया भर के केसेस ऑलरेडी हैं, तो उन केसेस में मेरा केस कोई इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ऊपर से मैं क्लर्क आदमी हूं, कौन मेरी कोर्ट में सुनेगा कि जनाब, और मुझे तारीख जल्दी जल्दी मिलेगी। ये बातें मेरे पिताजी ने की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मिसाल कायम करने की जरूरत है। यूपी ने मिसाल कायम की तो अब गुंडाई दिखाने की हिम्मत किसी को सड़क पर नहीं पड़ रही है। हिम्मत नहीं कर पा रहा कोई कि कोई गुंडाई दिखाए। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, पुलिसकर्मियों के साथ युवकों का व्यवहार देखकर मैं हैरान हो रहा था कि ये तो युवा हैं और वाकई यहां पर पुलिस की गलती हो सकती है, मगर व्यवहार देखकर खौफ आ रहा था कि भाई पुलिस ही तो है जिससे गुंडे को डरना है, मवाली को डरना है, लैंड ग्रैबर को डरना है, बदमाश को डरना है, पुलिस से डरना है। लेकिन पुलिस से शरीफ आदमी डर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही है बड़े दिल से कही है। दिल से इसलिए कही है कि जैसे मैंने आपको कहा कि बड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है आज के वक्त में, आज के दौर में ये पता करना। हम एक मरले का प्लॉट जम्मू, पूरे संभाग में, जम्मू कश्मीर में पिछले 26 साल में, 27 साल में नहीं खरीद सके। मेरे पिताजी नहीं खरीद पाए। क्यों? वो जब पहली बार जम्मू आए थे, एक भाई साहब को देखा था और लगा था बस हो गया। और फिर उसके बाद बड़े आदमी की वो बात कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सच, ये बात आज भी लोग जम्मू में जमीन को लेकर कहते हैं। और इसी बात को जम्मू कश्मीर पुलिस को, जम्मू कश्मीर के प्रशासन को और हम वकला साहिबान को, जज साहिबान को और इस पूरे सिस्टम को इस बात को गलत ठहराना है। नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिलसिला नहीं है। कानूनन जिसका जो है उसको वो मिलेगा और कानूनन जो जिसका नहीं है वो उसको नहीं मिलेगा। जब इस तर्ज पर लोग काम करना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए इनकलाब आएगा। और जम्मू कश्मीर पुलिस में वो कैपेसिटी और वो कैपेबिलिटी है। और ये जो जम्मू कश्मीर का आज का प्रशासन है,
यकीन मानिए अगर ये तय कर ले तो भूमाफिया जम्मू कश्मीर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए।